Hello students, today I start a new lesson of our environment, lesson number 15, class 10. So what is the environment? The environment, all the physical surrounding on the earth are called the environment. It can be living or non-living things. तो हमने previous videos में environment, ecosystem, biological magnification, food chain, food web, otherwise the discuss of all the topics. And now the other topic is हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ऐसी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, चेंजेस द इन एनवायरनमेंट अफेक्ट्स अस एंड आवर एक्टिविटीज़ चेंज द एनवायरमेंटल अराउंड अस। वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9 नाउ आवर एक्टिविटीज़ पोल्यूट द एनवायरनमेंट। इन दिस चैप्टर वी शॉल बी लुकिंग एट two of the environmental problems in detail, that is the depletion of the ozone layer and waste disposal। यानी कि फर्स्ट कौन सी ऐसी अफेक्ट है, तो फर्स्ट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की वजह से क्या होता है कि एनवायरनमेंट में अफेक्ट होता है। वेस्ट डिस्पोजल, तो वेस्ट डिस्पोजल भी एक ऐसी है, तो यहाँ पर वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या है, तो एक जो हमारी जो अर्थ है उसके आसपास के एक एटमॉस्फेयर है। तो सनलाइट के अंदर जो रे आते हैं, तो जो रे आते हैं वो क्या होते हैं, पहले बहुत हार्मफुल होते हैं। यानी कि वो डायरेक्टली अर्थ पे आएंगे और अर्थ पे आने के बाद हमारे बॉडी पे जाएंगे, तो उसके अंदर से वो हमें भी अफेक्ट हो सकती है। इसके लिए जो अर्थ के आसपास एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर बना हो जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर, जो सनलाइट के अंदर से जो भी अल्ट्रा वायलेट रे आते उसके हमें प्रोटेक्ट यानी हमें उससे बचाता है। तो नाउ द डिस्कस इन फर्स्ट टॉपिक ओजोन लेयर, हाउ इट इज़ द गेटिंग डिप्लेटेड। ओजोन, तो ओजोन के एटम के अंदर ओजोन क्या है, तो ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, यानी कि O3। तो ओजोन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्म बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन 3 एटम से बना होता है। वाइल O2 विच नॉर्मली रिफर टू एज अ ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन को जानते हैं, तो ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम होते हैं, ऑक्सीजन के 2। इज इसेंशियल फॉर एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि हमें एरोबिक फॉर्म में हम उसको रेस्पिरेटरी मूवमेंट में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, यानी ओजोन एक कैसा है, पॉइजन है। However, as the higher level of the atmosphere, ozone perform as the essential function, यानी कि जो हम हायर लेवल पे एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ओजोन लेयर देखने को मिलता है, और ओजोन एक कैसा है, पॉइजन है। It shields the surface of the earth from ultraviolet radiation from the sun, यानी कि जो सन में से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं तो पृथ्वी के आसपास, जो अर्थ के आसपास ऐसी एक जो सन में से आते अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जो अर्थ पे आते हैं, तो उसके वजह से ओजोन क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है हमें ह्यूमन से यानी ऐसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो क्या करता है, प्रोटेक्ट यानी बचाता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉन एज द कॉज स्किन कैंसर इन अ ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही यानी कि जो रेडिएशन से इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे ऊपर ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी एनिमल प्लांट के ऊपर वो डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली आ जाएंगे, तो हमें क्या होगा, स्किन कैंसर हो सकता है, इतने वो हार्मफुल होते हैं रेडिएशन। Ozone at the higher level of the atmosphere is the product of ultraviolet radiation acting on oxygen molecule, यानी कि देखो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के जो कितने एटम होते हैं, 2। तो जब भी वो ऑक्सीजन के अंदर से जो रेडिएशन निकलेंगे तो वो क्या करेंगे, डीकम्पोजेस कर देंगे। तो डीकम्पोजेस यानी क्या कर देंगे, उसके टुकड़े कर देंगे, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेपरेट फॉर्म में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन में अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उसके अंदर से निकलने के बाद तो 2 ऐसे ऑक्सीजन 2 फॉर्म में मिल जाते हैं, तो दो सेपरेट फॉर्म में बन गए। अब ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हो O+O, तो वही जो ऑक्सीजन है, वही जो सेपरेट ऑक्सीजन और अदर ऑक्सीजन दोनों को मिला के O3 बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। द हायर एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इनटू अ फ्री ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि जो हायर एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो ऑक्सीजन अंदर निकलने के बाद वो 2 ऐसे फ्री ऑक्सीजन फॉर्म में
कन्वर्ट कर देते। दिस एटम्स दी कंबाइन विद द मोलिकुलर ऑक्सीजन, यानी कि जो फ्री एटम ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन है वो किसके साथ, जो मोलिकुलर और ऑक्सीजन के साथ एक अपना एक फॉर्म बनाते, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ओजोन। यहाँ पर ओजोन की यहाँ पर दोनों इक्वेशन में हम 1 बाय 1 रीड करते हैं। तो फर्स्ट कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, जहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलने के बाद, यानी कि उसके ऊपर टकराने के बाद वो 2 सेपरेट फॉर्म में बन जाते हैं, तो यानी O+ हो गया। अभी यही जो सेपरेट लेवल का जो ऑक्सीजन यानी फ्री ऑक्सीजन बोलते हैं, तो फ्री ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद O3 बनाते, उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s, कि 1980 से जो ओजोन की जो वैल्यू है यानी कि जो अमाउंट है वो क्या होती रहेगी, एकदम ड्रॉप शार्पली, यानी कि एकदम उसके अंदर से जो है वो एकदम डिक्रीज होने को मिला है। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। CFCs मीन्स यहाँ पर एक जो केमिकल फॉर्मूला नाम है उसको CFCs, ये कई बार MCQs में भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ CFCs, दैट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है जो ओजोन की लेयर को घटाते हैं, उसके अंदर से कौन सा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मदद से जो ओजोन लेयर है वो क्या होता है, उसकी जो लेवल है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। विच आर यूज टू एज अ रेफ्रिजरेंट्स एंड इन अ फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी कि हम उसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि जो अग्निशामक है, जो फायर के सामने हम कहीं भी आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीड इन फॉर्गेनिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल, यानी कि ऐसे ही जो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एग्रीमेंट दिया था। कब एग्रीमेंट दिया था, किसने एग्रीमेंट कराया था, तो 1987 में फ्री क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्शन बनाने की जो जिम्मेदारी है वो एकदम किसने ली थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP ने एक सक्सीड यानी कि फॉरिंग एग्रीमेंट दिया हुआ था, कंपलसरी बनाना है क्या, CFC प्रोडक्शन हमें 1986 लेवल में हमें बनाना है, क्योंकि इसकी मदद से ये जो ओजोन लेयर है वो क्या होता रहेगा, बढ़ती, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती रहती है। इसकी वजह से वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने कौन सा एग्रीमेंट कराया था, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट ने एक एग्रीमेंट कराया था, जिसके अंदर से हमें क्या बनाना है, प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। ये कंपलसरी एग्रीमेंट करवाया था। तो किस साल में कराया था, तो 1987 में। किसने कराया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसने हमें क्या एग्रीमेंट करवाया था कि जो CFC कार्बन फ्लोरोकार्बन है उसका हमें प्रोडक्शन करना है। तो पता चला कि ओजोन लेयर कहाँ आता है, तो ओजोन लेयर एक हायर लेवल पे होता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के हमें बचाता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन में से निकलने के बाद जो अर्थ के आसपास जो ऑक्सीजन होते हैं वो 2 फॉर्म में सेपरेट फ्री ऑक्सीजन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। वही फ्री ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने के बाद O3 बनाते हैं। तो इस तरह से ओजोन गैस बनता है और ओजोन एक लेयर बन गया है अर्थ के आसपास जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या होता है, तो ह्यूमन बीइंग के बहुत हार्मफुल रेडिएशन है, वो हमें स्किन कैंसर भी ऑर्गेनिजम्स को उसके, और ओजोन जो है वो क्या है, एक डेडली पॉइजन है। ठीक है, किस साल में उसकी अमाउंट डिक्रीज हुई थी, तो 1980 में ओजोन लेयर एकदम से उसकी जो वैल्यू है एकदम कम हो गई। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक टू सिंथेटिक केमिकल्स, और उसके लिए कौन सा ऐसा था तो जिसको महत्वपूर्ण गना गया था, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसकी वजह से वो ओजोन का लेयर एकदम बहुत कम हो गया था। विच आर यूज एज अ रेफ्रिजरेंट्स इन फायर एक्सटिंग्विशर, इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, अग्नि जो सामान होते हैं उसको आग के सामने बुझाने के लिए, या रेफ्रिजरेंट में उसके इस्तेमाल करते रहते हैं। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीड इन फॉर्गेनिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्शन एट 1986 लेवल, यानी कि 1987 में
यूनाइटेड नेशन ने एक एग्रीमेंट करवाया था जहाँ पर कंपलसरी आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन करना है। नाउ द अनदर टॉपिक्स, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, यानी कि आपको गार्बेज को किस तरह से मैनेजिंग करना है, यानी कचरा है तो विजिट एनी टाउन और सिटी, आपको एक टाउन या सिटी में विजिट करना है, एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज एंड ऑल ओवर द प्लेस, यानी कि आपको जो सिटी में आप विजिट करते हैं वहाँ से जितना भी गार्बेज हो आपको कलेक्ट करना है, देखना है, नोटिस करना है। विजिट एनी प्लेस ऑफ द टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटरेटेड विद द एम्प्टी फूड वेपर्स, यानी कि आपको ऐसे कि जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर भी आपको विजिट करना है। जहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो फूड के जो वेपर्स है वो हम क्या करते हैं, फेंकते रहते हैं, वहाँ पर भी आपको कचरा देखने को मिलेगा। इन द अर्लियर क्लासेस वी एवर टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम टू डीलिंग विद द गार्बेज एंड डेट वी जनरेट, तो जो गार्बेज किस तरह से जनरेट होता है उसके हम क्लास 9 में हम पढ़ के आए। तो लेट अस नाउ लुक एट द प्रॉब्लम अ बिट मोर डीपली, यानी कि हमें यही इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर एक नीचे एक एक्टिविटी भी दी हुई है, वो भी देखें कि फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू वास्ट जनरेट एट होम, इज देयर अ सिस्टम इन अ प्लेस टू कलेक्ट दिस वास्ट, यानी कि अपने घर में जो भी गार्बेज यानी कि जो भी कचरा होता है तो पूरे दिन के अंदर से कितना कचरा आपने जनरेट किया है वो सब आपको कलेक्ट करना है। फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडी रेसिडेंट डील्स विद द वेस्ट, यानी आपको फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडी, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, रेसिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन, वहाँ के साथ आपको डील करनी है ऐसे वेस्ट के बारे में। एयर देयर मैकेनिज्म्स इन द प्लेस टू ट्रीट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज सेपरेटली, यानी कि आपको दो फॉर्म में ऐसे वेस्ट मटेरियल मिलेंगे। फर्स्ट कौन से, तो बायोडिग्रेडेबल जिसका हम डिकम्पोज कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो उसका क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि ऐसे एक सब्सटेंस है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी उसका डिकम्पोजर्स यानी कि ब्रेक डाउन कर सकते नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपको जितना भी वेस्ट मटेरियल मिलता है जिसका आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, रखने के बाद उसको एक अलग से रखना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग से रखना है, दोनों को अलग से रखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है ये। फिर कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड एट अ होम इन अ डे, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है कि आपके घर में एक दिन में कितना सारा कचरा निकला है। हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज अ बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऐसे ही जो बायोडिग्रेडेबल आपको जो ऐसे ही वेस्ट जो मिला है उसको आप कैसे डिकम्पोज यानी ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि ऐसे कौन से ऐसे वेस्ट है जो बायोडिग्रेडेबल है। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड इन अ क्लासरूम इन अ डे, यानी कि आपके जो क्लासरूम में आप पढ़ते हो तो कितना डेली का वेस्ट, जो पेपर है, बॉल पेन है, पेंसिल है, जो शार्प के अंदर से जो भी आपको कचरा निकालते वो आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो वेस्ट निकला है वो क्या बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि उसका ब्रेक डाउन एनवायरनमेंट में इजीली हो जाता है। सजेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद वेस्ट, यानी कि आपको इसी वेस्ट को आपको एक डीलिंग यानी इसको निकाल करने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता अपनाना है। तो ऐसा कौन सा ऐसा रास्ता आप दोगे जो ऐसे भी जो वेस्ट मटेरियल है जो डेली और डेली जनरेट होते रहता है, प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम सही से मैनेजिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एक एक्टिविटी 15.9 भी दी हुई है। तो फाइंड आउट द हाउ द सर्विस इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड एज देयर आर mechanisms इन अ प्लेस टू ensure द लोकल वाटर बॉडीज आर नॉट polluted बाय अनट्रीटेड सर्विस। क्या बोला है कि फाइंड आउट द सुएज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड। सुएज मीन्स क्या होता है, तो सुएज एक ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ पर आपको जो बॉडी के जो जितने भी वेस्ट मटेरियल उसका सही से इस्तेमाल करते हैं। तो आपके जो लोकेलिटी लोकल एरिया है उसमें ये सुएज की जो ट्रीटमेंट है वो हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपको चेक करना है। सेकंड, फाइंड आउट
how the local industries in locality treat their waste and their mechanisms in the place to ensure that the soil and water are not polluted by this waste। यानी कि जो इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सॉइल और वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं या नहीं करते, वो आपको भी चेक करना है। इम्प्रूवमेंट इन अवर लाइफ स्टाइल वी हैव रिजल्टेड इन अ ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। यानी कि आप जो हमारी के जो डेली के रूटीन राइट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल क्या होता है, जनरेट होता रहता है। चेंजेस एंड एटीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल प्ले विथ मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकम डिस्पोजल। चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच अवर ऑफ वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। व्हाट यू थिंक यू विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस एंड आवर एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट में किस तरह से हार्मफुल इफेक्ट है वेस्ट मटेरियल, वो आपको चेक करना है। तो जैसे कि हम फूड मटेरियल्स हुए तो ये पैकेट होते हैं, वेपर्स की जितने भी पैकेट है वो हम क्या करते हैं, थ्रो अवे। यानी कि जो इंडस्ट्रियल विजिट करते हैं तो इसके अंदर से भी क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है। तो उस वेस्ट का सही से इस्तेमाल होता है यानी नहीं होता है, वो हमें क्या करना है, चेक करना है। तो उसका सही से इस्तेमाल होना चाहिए। तो जो भी एक गार्बेज निकला है उसका भी एक सही रास्ता होना चाहिए कि जो गार्बेज निकला है उसको फिर से बहुत ज़्यादा वैल्यू में प्रोडक्शन ना हो। नाउ द ओजोन लेयर इज़ द वेरी मोस्ट टाइम भी। तो ओजोन लेयर क्या आता है कि ओजोन अर्थ के आसपास एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पर सन में से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वो क्या है, बहुत हार्मफुल है, जिसकी मदद से हमारे ऑर्गेनिजम्स के क्या नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसकी मदद से हमें स्किन कैंसर होता है। तो जब ओजोन लेयर ऑक्सीजन पे गिरता है तो फ्री ऑक्सीजन बनाते हैं दो सेपरेट फॉर्म में। वही जो फ्री ऑक्सीजन बना है वो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद ओजोन बनाते हैं। तो यानी O3। तो O3 क्या है, तो ओजोन है। तो 1980 में ऐसे ही एटमॉस्फेयर में ओजोन की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, बहुत कम हो गई। तो 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या किया था, एक स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट दिया हुआ था जहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन कंपलसरी करना है। नाउ द लेसन नंबर 15 इज कंप्लीटेड। थैंक यू गाइस।